हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत सर पे। मैं हूं आपका अपना प्रशांत सर और आज इस वीडियो लेक्चर सीरीज का ये तीसरा टॉपिक होने वाला है, यानी कि तीसरी लेक्चर होने वाली है। इस क्लास को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। यानी कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे पहले वाली दो सीरीज में जो है अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने वहां तक उसको अच्छे से देख लिया होगा और प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। अगर आपने उनको नहीं देखा तो एक बार जाके उनको देख लीजिए। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसी वीडियो के। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ चुके हैं तो पहले उनको भी देख लीजिए, ताकि आपको जो है ये भी बहुत आसान लगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए आपकी किताब में टाइप ऑफ जो रिएक्शन दिए गए हैं उनमें सबसे पहले दिया गया है संयोजन अभिक्रिया। यानी कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए अगर एक लाइन में बात करें, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, कोई भी पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ जुड़े और जुड़ने के बाद एक नया पदार्थ बना दे। क्या बताया मैंने? कि कोई भी पदार्थ एक नए पदार्थ के साथ जुड़े। यानी कि जब किसी पदार्थ को किसी पदार्थ के साथ जुड़ना है तो हमें कम से कम दो पदार्थ यहां पे लेने होंगे। अब अगर दो पदार्थ हमें लेने हैं तो दोनों पदार्थ आपस में जुड़ेंगे और क्या करेंगे, एक नया पदार्थ बनाएंगे। चलिए देखिए यहां समझिए। संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी कि दो पदार्थों को भी आप जोड़ सकते हैं और दो से ज्यादा पदार्थों को भी जोड़ सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इस तरह की क्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। चलिए एग्जांपल से समझने का प्रयास कीजिए, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है एग्जाम्पल में? ठीक है, जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से कराई जाती है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? सामान्य भाषा में अगर बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड आपका चूना होता है। जैसे बाजार गएंगे आप और अगर आप चूना खरीद के लाएंगे ना तो आपको मिलेगा वो ऐसे मोटे मोटे डले मिलेंगे उसके, या पाउडर फॉर्म में भी मिल सकता है। ठीक है, तो आपकी जो चौक होती है ना क्लासरूम में, वो चूने से ही बनी हुई होती है। तो जैसे उसका चूरा कर दोगे ना आप लोग तो वो चूना ही है। समझ में आया आपको? तो वो चूना ही होता है आपका। तो चूने का मैंने बताया ना, मोटे मोटे डले मिलेंगे या फिर उसका क्या होगा, पाउडर बना हुआ मिलेगा। तो उसी को हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं साइंस की भाषा में। यानी कि अगर हम लैब वगैरह में हैं तो हम उसे बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। और यदि हम व्यापारिक भाषा में बोले, व्यापारिक का मतलब व्यापार करने की भाषा में, सामान्य भाषा में, तो हम उसे कहेंगे चूना। तो जब हम क्या कह रहे हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूने को, मैंने यहां नीचे लिखा भी है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूने को क्या करते हैं, इसकी क्रिया हम जल से कराते हैं। कहां से कराएंगे? जल से। जल यानी कि पानी, वाटर। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है तथा ऊष्मा निकलती है। देखिए इसका जो एग्जाम्पल है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आपके परिवार में सभी ने देखा होगा, जो आपसे पहले, ठीक है ना, आपसे पहले आपके परिवारों में पैदा हुए होंगे। अपने पिताजी वगैरह से आप पूछ सकते हैं कि क्या होता था कि पहले के जमाने में हम क्या करते थे, पुताई करने के लिए क्या करते थे, चूना लेके आते थे घर पे। दीवारों पे पुताई करने के लिए चूना लाया जाता था, उसको पानी में रात को भिगा के रख दिया जाता था। क्योंकि होता क्या था, वो रात भर पानी में पड़ा रहता था और धीरे धीरे उसमें से क्या निकलती थी, हीट निकलती थी, गर्म होने लग जाता था, वो गर्म होने लग जाता था। अगर आप उसमें उंगली डाल देना तो आपकी उंगली जल जाए, ऐसा गर्म हो जाता था वो। समझ रहे आप? तो हम क्या करेंगे, जब चूने को पानी में मिलाएंगे, है ना, एक चीज यहाँ पे चूना होगी, दूसरी चीज यहाँ पे पानी हो गया, दोनों को मिलाया, एक नया पदार्थ बनता है इससे नया पदार्थ क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको उम्मीद है पढ़ने में समझ में आ रहा होगा। और साथ ही क्या निकलती है? ऊष्मा। ऊष्मा यानी कि हीट निकलती है इससे। जब आप चूने को पानी में डाल देंगे, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड आपका सॉलिड होता है, मैंने बताया ना आपको, डले डले से होते हैं इसके। ठीक, H2O पानी लिक्विड होता है आपका। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना आपका, वो आपका क्या है, AQ की फॉर्म होगा, यानी कि जलीय विलयन की फॉर्म में होगा। और साथ ही आपकी क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का जो व्यापारिक नाम है, व्यापारिक यानी कि, एक बात समझिए, किसी भी चीज को हम जब जानते हैं तो एक हम विज्ञान की भाषा की बात करते हैं और एक हम आम बोलचाल में, यानी कि बाजार में जो बिकने वाला प्रोडक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम अपने घर में यूज होने वाले नमक की बात करें
तो आप बाजार जाएंगे तो नमक बोलेंगे, है ना। तो नमक क्या हो गया, व्यापारिक नाम, व्यापार करने का नाम है। लेकिन अगर आप एक लैब में जाएंगे, ठीक है, आप केमिस्ट्री से जो है आगे भी पढ़ाई करेंगे, तो अगर आप लैब में जा रखे होंगे तो आप नमक शब्द का यूज नहीं करेंगे, आप कहेंगे सोडियम क्लोराइड। समझ में आया आपको। तो इसका मतलब एक नाम होता है व्यापारिक नाम, एक होता है आपका रसायन विज्ञान की लैब वगैरह में यूज किया जाने वाला या फिर केमिस्ट्री में यूज किया जाने वाला नाम। तो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड हम कहां पे यूज करते हैं नाम, कैल्शियम ऑक्साइड हम यूज करते हैं आपकी लैब वगैरह में, है ना। और बिना भुजा चूना सामान्य भाषा में। तो जब बिना भुजे की चूने की क्रिया जल में कराई जाती है, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि अगर आपको कभी प्रैक्टिकल में आपसे प्रैक्टिकल या एग्जामिनर ये भी पूछ ले कि बिना भुजा चूने का सूत्र बता दो, तो आपको ध्यान रहे जल से कराई जाती है तो भुजा हुआ चूना मिलता है। भुजा हुआ चूना यानी कि गीला चूना। समझ में आई आपको, कैसे चूना मिलेगा, गीला चूना। और इसमें से क्या निकल चुकी होगी, ऊष्मा आपकी निकल चुकी होगी। चलिए दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं, कोयले का दहन। ठीक है, कोयले का दहन बड़ा आसान है, C+O2 गिव्स CO2। C यहाँ पे आपका क्या है, कार्बन, सॉलिड फॉर्म में है, S का मतलब। O क्या है आपका, ऑक्सीजन, है ना। और जब कार्बन की और ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सामान्य तरीके से बता दिया मैंने आपको। कोयले का दहन, कोयले का जलना, ठीक है ना। दहन का मतलब होता है जलना, कोयले का जलना। कोयला आप लोगों ने देखा ही होगा, जब लकड़ी को जला देते हैं तो उसके छोटे छोटे से काले काले से क्या बन जाते हैं, कोयले बन जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरह से इसका क्या करिए, नोट्स बना लीजिएगा। चलिए अगला प्रकार देखिए, वियोजन अभिक्रिया यानी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखिए इसका सीधा अर्थ, जैसे अभी इससे पहले वाले संयोजन का मैंने एक सीधा अर्थ बताया था आपको, जुड़ना। ठीक है, ये उसका ठीक उल्टा है। इसका मतलब है टूटना। यानी कि इसमें क्या होगा, कोई एक पदार्थ होगा और वो टूट के अलग अलग पदार्थ बनाएगा। नहीं नहीं, आई बात समझ में थोड़ी सी, नहीं आई, बहुत ध्यान से देखना। क्या कहता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही यौगिक, यानी कि कोई एक यौगिक होगा, जैसे एक यौगिक है, टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है। यानी कि जब कोई एक ही यौगिक हो आपका, आपने एक यौगिक लिया और उस पे क्रिया कराना शुरू किया, तो क्रिया कराने के बाद क्या होगा, वही आपका एक यौगिक दो या दो से ज्यादा सरल छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाएगा, है ना। जैसे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही यौगिक टूटकर, देखो टूट करना, टूटना, वियोजन का मतलब ही टूटना होता है। ऐसी संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। ठीक है, टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन, एक अन्य नाम इसका क्या है, अपघटन। क्योंकि पेपर में कई नाम आ जाते हैं ना, हो सकता है बोल दे आपको कि अपघटन अभिक्रिया क्या है। तो मैं जितना संभव हो सकता है वो सारा अपने नोट्स में जोड़ देता हूं, ताकि अगर वो किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करे तो आपके पेपर में आपके नंबर पूरे आने के पूरे चांस बने। आप ऐसा ना हो जाए कि आप मिसगाइड हो गए, कि आपने सिर्फ एक नाम पढ़ के गए और दूसरा नाम आपको आता था ये और आप वहां पे छोड़ के आ गए। तो इसलिए जितने भी नाम हो सकते हैं वो सारे मैं अपने नोट्स में डाल देता हूं। और नोट्स बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा ताकि आपके लिए ये क्या रहे, बहुत फायदेमंद रहे। ठीक है, तो इसे ही हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती है। अच्छा जी, ये लास्ट लाइन क्या थी, इसमें बोला कि ये जो अभिक्रिया है ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत द्वारा संपन्न होती है। यानी कि इसमें क्या होगा, जो आपका क्या होगा, यौगिक होगा या पदार्थ होगा ना। जैसे यहाँ पे पदार्थ है या यौगिक है, पदार्थ बोलो यौगिक बोलो एक ही बात है। ठीक है, इसमें क्या होगा, या तो इसे ऊष्मा दी जाएगी, ऊष्मा यानी कि हीट, गर्म करना इसको, या इसको प्रकाश डाला जाएगा। इसके ऊपर क्या डाला जाएगा, प्रकाश, लाइट डाली जाएगी इसके ऊपर, या विद्युत, या इसके अंदर क्या डाला जाएगा, विद्युत यानी कि करंट डाला जाएगा। समझ में आई आपको, सीधी भाषा में। तो ये अभिक्रिया संपन्न कैसे कराई जाएंगी, या तो ऊष्मा डाली जाएगी या प्रकाश डाला जाएगा या विद्युत। तो हम कह सकते हैं कि वियोजन की अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए उसमें प्रकाश, ऊष्मा या विद्युत डाली जाती है, यानी कि इनके द्वारा ये संपन्न कराई जाती है। तो चलिए इसमें पहला वियोजन देख लेते हैं हम, ऊष्मीय वियोजन। बहुत आसान है, ठीक है ना, थर्मल। ठीक, इंग्लिश में इसका नाम क्या हो गया,
थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है ना। और बहुत ही आसान है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वहां रासायनिक अभिक्रिया, वो रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, आप लैंग्वेज अपने आप से बनाइए, ठीक है। अपने दिमाग में रखिए कि हमें बस ये मत सोचिए इनको रटना है, रटना नहीं है आपको, इसे बिल्कुल भी नहीं रटना, ठीक है। लैंग्वेज कैसी भी लिखिए आप, मैंने कहा ना, जैसे मैंने यहां पे क्या लिख रखी, जब किसी पदार्थ में वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। तो आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं, अलग भाषा में भी लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देने पर वियोजन होता है उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। और मैंने यहां कैसे लिखा, जब किसी पदार्थ में वियोजन, ठीक है ना, की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। आप इस तरह से लिखेंगे ये भी ठीक है, आप इसको लैंग्वेज को थोड़ा अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करेंगे तो भी ठीक है। देखिए मैं आपको एक सीधी बात बताऊं तो आप कोशिश कीजिए अपने दिमाग में भाषा को समझने की कि बोलना क्या चाह रहा है। अगर आप एक बार इसका मीनिंग समझ गए ना कि क्या बोलना चाह रहा है, तो आपके दिमाग में ये लैंग्वेज अपने आप बन जाती है और ये सारी लैंग्वेज एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। पढ़ाने का तरीका बिल्कुल यही रहेगा कि मतलब सारी लैंग्वेज आसान ही लगे। तो जब किसी पदार्थ में वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन। विद्युत देने पर होगी तो विद्युत वियोजन, प्रकाश देने पर होगी तो प्रकाशीय वियोजन। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जब आप चाहें तो लिख भी सकते हैं हिंदी में यहाँ पे कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, ये सिंबल आपको पता है गर्म करने का है, मैंने इससे पहले भी बता रखा आपको, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको ये, है ना। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, गर्म करने का मतलब है ना, उसको क्या दी जा रही है, ऊष्मा। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कौन सी गैस है ये, कार्बन डाइऑक्साइड। अब तक याद हो गया होगा आपको क्योंकि हमने कई बार इसका नाम देख लिया है। CO2 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे करेंगे ना ऐसे, और ऐसे करके छोड़ के देखिए हवा, तो ये नाक से जो हवा निकल रही है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ठीक है। और ये ऐसे करके जो आप खींच रही है ऑक्सीजन है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात, ठीक। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो चीजें बनती हैं। अच्छा इसका भी एक मैं आपको बता दूं, व्यापारिक नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम एक सामान्य नाम मार्बल, मार्बल जो गलों में लगता है ना मार्बल, उसके नाम से भी जानते हैं, या संगमरमर, इसको हम दो नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछ ले कि संगमरमर का सूत्र क्या है तो CaCO3। समझ में आ गया आपको, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। संयोजन का मतलब जुड़ना, वियोजन का मतलब टूटना। अगर आप ऐसे भी याद रखेंगे, छोटे छोटे कीवर्ड्स बना लेंगे इनके, तब भी आपको ये याद रहेगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स प्रॉपर बना लीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वियोजन अभिक्रिया में दूसरा पॉइंट देखिए, विद्युत वियोजन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, उसी की तरह है बिल्कुल, लैंग्वेज सेम वही है, बस यहां पे हमने देखिए विद्युत कर दिया है और यहां पे भी हमने विद्युत कर दिया है। वहां पे हमारा क्या लिखा था, ऊष्मा लिखा हुआ था। देखिए जब किसी पदार्थ में वियोजन की अभिक्रिया विद्युत देने पर संपन्न होती है, संपन्न होने का मतलब है पूरा होना, संपन्न का मतलब क्या, पूरा होना, ठीक है ना। तो जब हम क्या करेंगे कि क्या करेंगे हम, जब किसी पदार्थ में वियोजन करने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, उसमें विद्युत देंगे। तो विद्युत देने के बाद जब वो संपन्न हो जाएगी तो ऐसी अभिक्रिया को ही हम विद्युत वियोजन कहते हैं। एक बार ध्यान से सुनिएगा बहुत आराम से, जब किसी पदार्थ में वियोजन की अभिक्रिया, यानी वियोजन मतलब टूटना, है ना, पदार्थ का या यौगिक का टूटना, उस क्रिया के लिए हम क्या करें, उस क्रिया में विद्युत देना शुरू करें। क्या देना शुरू करें, विद्युत। उस पर क्या डालना शुरू करें, विद्युत, है ना, करंट। तो करंट डालने पे जब वो संपन्न होगी, संपन्न होना मतलब पूरी होगी, ठीक है, संपन्न होना मतलब पूरा होना, ठीक है, तो उसे ही हम विद्युत वियोजन कहते हैं। एग्जांपल देखिए, जब सोडियम क्लोराइड में विद्युत प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित करना मतलब डालना, है ना, साइंस की भाषा में लिखेंगे ना थोड़ा सा, प्रवाहित करना मतलब डालना, यानी कि जब सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आपको पता है, सोडियम क्लोराइड साधारण भाषा में नाम बता दो, नमक, है ना, साधारण भाषा में इसका नाम क्या होता है, नमक। जब सोडियम क्लोराइड में विद्युत प्रवाहित की जाती है, यानी कि करंट डाला जाता है, तो सोडियम व
क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन। देखिए एग्जांपल देख लीजिए, 2NaCl गिव्स, इसका क्या हो रहा है? विद्युत वियोजन हो रहा है 2Na प्लस Cl2, यानी कि कौन सी गैस निकल रही है आपकी? क्लोरीन गैस निकल रही है। और यहां पे आपका क्या बन रहा है? सोडियम अलग हो जा रहा है, यानी कि NaCl यहां टूट के आपका Na अलग हो जा रहा है और Cl अलग हो जा रहा है। इसका लास्ट पॉइंट देखिएगा, प्रकाश वियोजन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, लैंग्वेज बिल्कुल यही है, बिल्कुल ऐसे ही आएगी, बस विद्युत की जगह पे क्या आ जाएगा? प्रकाश। मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, आप लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिए कि जब किसी पदार्थ में वियोजन की अभिक्रिया, जब किसी पदार्थ में वियोजन की अभिक्रिया क्या देने पर? प्रकाश द्वारा संपन्न कराई जाती है ना? जब अभिक्रिया किसके द्वारा? प्रकाश द्वारा या देने पर संपन्न होती है, कराई जाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे ही हम प्रकाश वियोजन कहते हैं। बस जहां पे विद्युत लिखा है ना आपका दो जगह पे, वहां पे क्या आ जाएगा? आपका प्रकाश आ जाएगा। और इसका एग्जांपल क्या है? AgCl। AgCl आप जानते ही हैं, सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम क्या हो गया? सिल्वर क्लोराइड। चलिए मैं लिख देता हूं, है ना, थोड़ा याद रहेगा। सिल्वर क्लोराइड, है ना। जब हम सिल्वर क्लोराइड को क्या करेंगे? प्रकाश डालेंगे सिल्वर क्लोराइड पे, तो आपका सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस आपकी यहां पे भी, जैसे यहां पे बाहर निकल जाती है, ठीक उसी तरह से यहां पे भी क्लोरीन गैस आपकी बाहर निकल जाती है। उम्मीद है अब आपको वियोजन अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। वियोजन में हमने 3 प्रकार का वियोजन पढ़ा, ऊष्मा द्वारा वियोजन, विद्युत द्वारा वियोजन और प्रकाश द्वारा वियोजन। जब भी आप इनको पढ़ रहे होंगे या इनको याद कर रहे होंगे ना, एक चीज हमेशा याद रखना, जो सबसे ज्यादा गलती कर लेते हैं बच्चे, उनकी सबसे बड़ी गलती ये होती है, वो लैंग्वेज को अच्छे से याद कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे, पर जो इक्वेशन है उसको ध्यान नहीं देते। ठीक है, जब स्कूल में टेस्ट होगा वो इक्वेशन नहीं लिखेंगे, बोर्ड में आपका पेपर होगा तब इक्वेशन नहीं लिखेंगे। तो जब आप ये गलती करते हैं ना, तो आपको पूरे नंबर नहीं मिल पाते। मान लीजिए उसने आपसे जो है 1 नंबर में आपसे क्या पूछ लिया? विद्युत वियोजन बता दीजिए। तो अब आप क्या करेंगे? आप यहां से यहां तक तो लिख देंगे, लेकिन जो ये एग्जाम्पल है ये नहीं लिखते ना अगर आप, तो समझ लीजिए आपका इतना लिखना भी बेकार ही है। ये समझ गए? क्योंकि वो आपसे जो है मेन चीज पूछना चाह रहा, तो आप क्या करेंगे? इक्वेशन को भी उतना ही महत्व देंगे, इक्वेशन को भी बहुत अच्छे से याद करेंगे। बहुत जरूरी है इक्वेशन को याद करना। ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार जब आप इसको लिखेंगे, 2-4 बार लिखेंगे, याद करेंगे, 2-4 बार लिखेंगे, थोड़ा भूलेंगे भी उसको बार बार। ठीक है ना, ये मानव प्रकृति है कि जब हम एक चीज को याद करते हैं तो हम कुछ समय बाद उसको भूल भी जाते हैं। ऐसा हो जाता है, स्वाभाविक है, ये आप ही के साथ नहीं है, सभी के साथ है ऐसा। परंतु जब हम उसे बार बार देखते हैं ना, तो वो हमें अच्छे से, बहुत अच्छे से याद हो जाती है। तो चलिए, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरह से अपने नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में अब हम अगले प्रकार की ओर चलते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी कि इसके 2 नाम हैं, या तो विस्थापन अभिक्रिया कहेगा आपसे, या फिर बोलेगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले आप एक छोटी सी कहानी सुनिए। ठीक है, मान लीजिए एक क्लासरूम है, यहां पे थोड़ा सा समझ लीजिए। एक क्लासरूम है और इसमें 5 चेयर हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये इसका दरवाजा है, यहां पे अच्छे से समझिएगा। और इन चेयर्स पे बच्चे बैठे हुए हैं। तभी क्या हुआ, बाहर से एक ताकतवर बच्चा आया और उसने क्या किया, इसमें से एक बच्चे को उठा के उसका स्थान ले लिया। यहां पे क्या करा, बाहर से एक ताकतवर बच्चा आया और उसने क्या किया, इस चेयर पे, उस पे जो बैठा था एक सामान्य बच्चा, उसको हटा दिया और उसका स्थान ले लिया। अब वो सामान्य बच्चा बेचारा क्या हो गया, अलग निकल गया। थोड़ा सा समझ में आया आपको कि क्या किया, ताकतवर वाले ने आके जो कमजोर कह सकते हैं, सामान्य कह सकते हैं, ऐसे बच्चे को उसकी सीट से उठाया और उसका क्या कर लिया, स्थान ले लिया। यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। विस्थापन किसका विस्थापन हो रहा है, इसका विस्थापन हो गया, इस बच्चे का। ये जो सीट पे बैठा था ना, इसको क्या किया, एक अधिक ताकतवर या अधिक जानदार बच्चे ने इसे इसकी सीट से हटा दिया और उसकी जगह पे अपना अधिकार कर लिया और इसको क्या कर दिया, इस सीट से विस्थापित कर दिया।
तो विस्थापन अभिक्रिया ऐसे ही समझेंगे हम कि क्या होगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील का मतलब अधिक ताकतवर, जो ज्यादा जल्दी क्रिया कर सके, अधिक क्रियाशील तत्व, यानी कि कोई ज्यादा सक्रिय तत्व जो ज्यादा तेजी से क्रियाएं करता है, उसी को हम क्या कहेंगे, अधिक क्रियाशील। किसी यौगिक में, है ना, क्या कर रहा है कि अधिक क्रियाशील तत्व जा रहा है कहां, किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले ले, तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया कि क्या करेगा, अधिक क्रियाशील तत्व आएगा यौगिक में से, क्या करेगा, कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाएगा और उसका स्थान खुद ले लेगा। जैसे इस कहानी में हुआ था ना कि कमजोर बच्चे को एक बाहर से आए हुए मजबूत बच्चे ने क्या किया था, उसकी सीट से हटा दिया था और उसका स्थान खुद ले लिया था, यानी कि उसने उस कमजोर वाले को वहां से विस्थापित कर दिया था। ऐसे ही क्या करेंगे हम, इसको समझिए। देखिए आयरन है, आयरन, ठीक, हम इसको हम प्रैक्टिकल भाषा में समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, बीकर है, ये बीकर है हमारा, और इस बीकर के अंदर हमारा कॉपर सल्फेट भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, जल्दी बताओ आप, कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4। हमने क्या किया, आयरन इसके अंदर डाल दिया, आयरन यानी कि लोहा, इसमें लोहे के कुछ टुकड़े डाल दिए, ये डाल दिया हमने लोहे के टुकड़े। अब आपको पता है क्रिया होगी, क्रिया होने के बाद क्या हुआ, यही जो हमारा बीकर था, इसमें ये जो आयरन है ना, अब इस सल्फेट के अंदर अच्छे से घुल गया और क्या बन गया, आयरन सल्फेट, और बेचारा क्या बाहर आ गया, कॉपर। आई बात समझ में, यानी कि यहां पे कौन ज्यादा क्रियाशील था, आयरन। उसने क्या किया, किसी यौगिक में गिरा, कौन सा यौगिक था, कॉपर सल्फेट, इसमें डाल दिया हमने, डालने के बाद क्रिया हुई होगी, ये ज्यादा रिएक्टिव था, ज्यादा क्रियाशील था, इसने अपने से कम क्रियाशील वाले Cu को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, यानी कि उसको बाहर कर दिया, और अपने आप सल्फेट से चिपक के क्या बना दिया, क्या बनाया, जल्दी बताओ, इसका नाम बताओ फटाफट, आयरन सल्फेट, ठीक है ना। तो अपने आप आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अच्छा जी, देख लीजिए एक बार कि जब आयरन की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराई जाती है तो आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। बहुत सरल भाषा में नोट्स बना रखे, अगर एक बार ढंग से पढ़ लोगे तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके टीचरों ने ना इनके एग्जाम्पल्स मेरे से वाले एग्जाम्पल से अलग कराए हों, तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है, आप ये एग्जाम्पल याद करें तो भी चलेगा। आपके टीचरों ने जो एग्जाम्पल करा रखे अगर वो सरल लगते हैं आपको तो वो भी चलेंगे। जैसे यहां मैंने दो एग्जाम्पल डाल दिए, जिंक प्लस CuSO4, यानी कि जिंक की क्रिया किससे कराई, कॉपर सल्फेट से, और क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और कॉपर यहां पे भी क्या हो गया, अलग हो गया। क्यों, क्योंकि जिंक भी ज्यादा क्या है, क्रियाशील है कॉपर के मुकाबले, तो उसने कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह खुद ले ली। देखिए जिंक सल्फेट बना और कॉपर को बाहर कर दिया। तो मैं वही कह रहा हूं, अगर ये वाले एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो ये वाले लिखिए, और यदि मान लीजिए आपके स्कूल में या आपके ट्यूशन वगैरह में कहीं पे भी, ठीक है, वैसे तो इन वीडियोस को पढ़ने के बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मुझे लगता है, ठीक, लेकिन अगर कहीं भी आप पढ़ रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे हैं, स्कूल में तो आप पढ़ ही रहे होंगे, तो अगर आपके टीचर्स इनके एग्जाम्पल अलग भी लिखा रहे हैं, मतलब कुछ और एग्जाम्पल लिखा दें, होगा वो यही चीज, ठीक है, तो आप उसमें भी भ्रमित मत होइएगा, बिल्कुल यही चीज है वो। आप या तो ये याद कर लीजिए, उनका याद कर लीजिए, कुछ भी याद कर लीजिए, इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं इसको रफ काम को मिटा देता हूं पहले। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसका लास्ट टाइप भी अच्छे से समझ लेते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया के, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जिसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। देखिए फिर वही कहानी के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जैसे एक क्लास है और इस क्लास में क्या है, बच्चे बैठते हैं, तो अगर दो बच्चे अपनी आपसी सहमति से अपनी सीट चेंज कर लें, है ना, दोनों आपसी क्या कर ले, अपनी आपसी सहमति से अपनी सीट चेंज कर लें, मतलब एक बच्चा जहां पे बैठता था वो दूसरे बच्चे को वहां, दूसरे दोस्त को अपने वहां बिठा दे। जैसे मान लीजिए दो दोस्त हैं
और वो क्या करें, अपनी सीट को क्या करें, एक्सचेंज करें। एक्सचेंज का मतलब बदलना, एक दूसरे के साथ बदलने, कि आज से तुम मेरी सीट पे बैठ जा, मैं तेरी सीट पे बैठ जाता हूं। तो ऐसी कंडीशन ही होती है द्विविस्थापन, यानी कि दोनों ने क्या कर दिया है, विस्थापन कर दिया है ना। दोनों ने अपने अपने स्थान छोड़ दिए हैं और नए स्थानों की ओर बैठ गए हैं, यानी कि नए स्थानों पर वो जाके बैठ गए हैं। पहले वाला दूसरे के स्थान पे बैठ रहा है, दूसरा वाला पहले वाले के स्थान पे बैठ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ही हम कहते हैं द्विविस्थापन। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, बहुत आराम से समझ में भी आने वाला टॉपिक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आपस में प्रतिक्रिया करके अपने आयनों अथवा घटकों की अदला बदली करके नए यौगिक बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहा मैंने, ध्यान से समझिए। इसमें क्या होगा कि आपकी जो यौगिक होंगे, दो यौगिक, दो हैं, देखिए एक यौगिक ये हो गया बेरियम क्लोराइड, दूसरा यौगिक क्या हो गया आपका सोडियम सल्फेट। ये दोनों आपस में प्रतिक्रिया कर रहे हैं, देखिए प्लस का साइन लगा हुआ है ना, दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं। और क्रिया करने के बाद क्या कर रहे हैं, अपने आयनों अथवा घटकों की अदला बदली। देखिए कैसे अब अदला बदली कर रहे हैं। इसका बेरियम इसके सल्फेट के साथ जुड़ गया और यहां पे क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। ठीक इसी तरह से इसका सोडियम इसके क्लोरीन के साथ जुड़ गया, तो यहां क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। समझ में आया आपको क्या बताया मैंने, ध्यान से देखना दोबारा से। इसका बेरियम आपको पता है, इससे पहले वाली वीडियोस देखी होंगी ना अगर आपने मेरी, तो आपको पता है कि बेरियम प्लस चार्ज वाला होता है। इसके नेगेटिव वाले चार्ज वाले यानी SO4 के साथ जुड़ के उसने बेरियम सल्फेट बना दिया। और सोडियम जो कि प्लस चार्ज वाला होता है, उसने नेगेटिव चार्ज वाले क्लोराइड के साथ जुड़ के क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड बना दिया। तो ऐसे ही देखिए दूसरे वाला एग्जांपल में देखिए AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर निकलेगा और NaCl के यानी कि सोडियम क्लोराइड के Cl यानी कि क्लोराइड के साथ जुड़ जाएगा। ध्यान से देखिए ऐसे ये इसके साथ बदल देगा अपनी सीट और ये इसके साथ, ध्यान दीजिए आप, ये दोनों, ये इसके साथ बदल देगा, ये इसके साथ बदल देगा। यानी कि इसने क्या किया, Ag ने क्या किया, Na को हटा दिया यहां से और Cl के साथ जुड़ गया। ठीक है, Ag कहां चला गया, Cl के पास, और Na कहां चला गया, Ag की जगह पे, है ना। तो देखो यहां पे क्या बना, AgCl, Ag प्लस वाला होता है और Cl सिंगल माइनस वाला होता है। तो आपको पता है कि प्लस वाला पहले लिखा जाता है, माइनस वाला बाद में लिखा जाता है। इससे पहले वाली वीडियोस में बताया था ना बहुत अच्छे से, तत्व आयन यौगिक वाली वीडियो है ना, बहुत अच्छी वीडियो है वो, उसको जाके देख लेना। ठीक है, Ag वाला किसके साथ जुड़ेगा, Cl वाले के साथ। ठीक, तो AgCl यानी कि सिल्वर, और यहाँ क्या क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड बन गया, है ना। ये तीर का मतलब आप जानते हैं, ये अवक्षेप बन रहे हैं, अवक्षेप। वैसे तो बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने अवक्षेप क्या होते हैं, अभी फिर से बताऊंगा बहुत अच्छे से आपको, है ना। और यहां देखिए, यहां Na किसके साथ, NO3 के साथ जुड़ गया, तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। दोबारा समझ लीजिए एक बार अच्छे से कि होता क्या है, दो यौगिक आपस में अपने तत्वों आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, यानी कि वे एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, है ना, अपने आयनों और तत्वों का। जैसे Ba जाके SO4 के साथ मिल गया और Na जाके Cl के साथ मिल गया, Ag जाके Cl के साथ मिल गया, Na यहाँ पे NO3 के साथ मिल गया। उम्मीद है थोड़ा तो समझ में आ गया होगा। देखिएगा, जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से क्रिया करता है, ये रहा बेरियम क्लोराइड आपका, सोडियम सल्फेट से क्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट, है ना। देखो इसने इसके सल्फेट के साथ जाके बॉन्ड बना लिया, तो यहां क्या बन गया, बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनता है। इस वाले की मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से क्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। उम्मीद है यहां तक आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जितना मैंने आपको अभी तक समझाया है उसकी लैंग्वेज भी बहुत आसान है, उसको आप जो है पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज कीजिएगा, इन नोट्स को बहुत अच्छे से बना लीजिए ताकि ये आपके काम आ जाए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और हेडिंग को समझ लेते हैं अब हम, और ये प्रकार से अलग है। रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार थे वो 4 हमने अभी तक पूरे कर लिए हैं, ये उनसे अलग है। अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए क्या कह रहा है,
दो जलीय विलयनों को मिलाने पर अघुलनशील ठोस पदार्थ बनकर नीचे बैठ जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और जो हमें प्राप्त होता है ठोस, उसे हम क्या बोलते हैं? अवक्षेप। क्या बोलते हैं? अवक्षेप। चलिए ध्यान दीजिए, हमारे पास एक बीकर है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए AQ का मतलब होता है जलीय विलयन, यानी कि हमारे पास AgNO3 का जलीय विलयन है। इसको हमने क्या किया, इस बीकर में डाल दिया, ठीक है, AgNO3 को। ठीक इसी तरह से हमने क्या किया, NaCl को भी डाल दिया। NaCl आपको पता है नमक, नमक वैसे ठोस होता है देखने में, है ना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नमक का भी क्या है, सॉल्यूशन है, यानी कि पहले से ही वो नमक क्या है, जल में घोला गया है, यानी कि नमक का पानी है हमारे पास। इसी तरह से AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का भी क्या है हमारे पास, उसको भी जल में घोल कर मिला है वो हमें। तो उन दोनों को हमने क्या किया, एक बीकर में मिला दिया अच्छे से। अब इस बीकर में मिलाने के बाद क्या होगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। जब ये रिएक्शन हो जाएगी ना, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा मैं बताऊं आपको। ये जो बीकर है ना, इसमें नीचे तली में, यहां तली में ना कुछ ठोस पदार्थ जमा होता हुआ दिखाई देगा हमें, ठीक है, और एक जलीय विलयन पूरे में ऐसे रहेगा। तो जो जलीय विलयन है आपका, ये आपका कौन हो गया, ये जो जलीय विलयन है ये आपका कौन हो गया, NaNO3। देखिए यहां पे लिखा हुआ भी है AQ। AQ आपको बताया था मैंने, ये क्या होती है, इसकी अवस्था, जलीय, है ना, जलीय अवस्था है ये इसकी, मैंने बताया था ना आपको, ठीक है, क्योंकि AQ हम किसके लिए यूज करते हैं, जलीय विलयन के लिए, ये इसकी अवस्था है। और यहां जो ये छोटे छोटे से आपको नीचे डॉट्स नजर आ रहे हैं, यहां पे हमें AgCl इकट्ठा हो जाएगा हमारा, क्या इकट्ठा हो जाएगा, AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड, छोटे छोटे से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इकट्ठा हो जाएगा। अब अगर हम इस विलयन को छान ले, तो हमारा जो ये AgCl है, ये हमें अलग से ठोस पदार्थ के रूप में प्राप्त हो जाएगा। मतलब हम इसमें क्या करते हैं, अगर सीधी भाषा में समझें, दो जलीय विलयनों को मिलाएंगे, दो जलीय विलयन लिए, जलीय विलयन यानी कि जो पहले से ही जल में घोल के तैयार किए जा चुके हैं, उन दोनों को मिलाएंगे। मिलाने के बाद कुछ टाइम तक वेट करेंगे, और वेट करने के बाद होगा क्या, हमारे बीकर में क्या होगा, कोई ठोस पदार्थ तली में बैठा हुआ दिखाई देगा। उस ठोस पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को, यानी कि इस प्रक्रिया को हम अवक्षेपण कहते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है कि दो जलीय विलयनों को मिलाने पर, दोनों ही जलीय विलयन रहेंगे, अघुलनशील ठोस पदार्थ बनकर नीचे बैठ जाता है। अघुलनशील का मतलब जो घुलता नहीं है, ठीक है ना, और वो ठोस पदार्थ बनकर कहां बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, नीचे तली में बैठ जाएगा बीकर में, जिसमें भी आप मिला रहे होंगे ना। तो ऐसी अभिक्रिया को ही हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, और जो बना हुआ ठोस है उसको क्या कहेंगे, हम क्या बोलेंगे, अवक्षेप। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने जितने भी इसके प्रकार पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और इसके जो आगे वाले पार्ट्स जो मैंने पढ़ा रखे हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, वो इसी के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाले हुए हैं, तो आप वहां से जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और इसी तरह से प्रॉपर नोट्स बनाइए, और जितना ज्यादा हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी ही समय पर मिलते रहें। तो चलिए 100 में से 100 की तैयारी करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।